बच्चों ये है हमारा लेक्चर 181 और हम कर रहे हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम करेंगे इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस और ये एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 43 पे। सो हम वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ 0.24 ग्राम एक्सरसाइजेस का फर्स्ट क्वेश्चन। अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन was found by analysis to contain 0.0696 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। ठीक है, सो क्या पाया गया कि एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड किसका बना हुआ है, ऑक्सीजन और बोरॉन का बना हुआ है और वो कितना है, वजन में 0.24 ग्राम है। ठीक है, फिर उसमें मतलब उस कंपाउंड में, उस बोरॉन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड में बोरॉन कितना है, बोरॉन है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। ठीक है, सो कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको समझाऊं कैसे है, तो देखो आपने कभी आपकी मार्क्स आती है, ठीक है, सो मैं आपको, आप बोलते हो कि भाई मेरे आपके समझो दो पेपर हुए थे, ठीक है, सपोज 2 पेपर हुए आपके, सो 50-50 मार्क के पेपर थे। ठीक है, तो 50-50 मार्क के पेपर थे और आपके मैथ्स में 40 आए और साइंस में 45, मतलब मैथ्स और साइंस के पेपर थे। तो मैं कहूँगी परसेंटेज बाय कंपोजिशन बताओ, परसेंटेज बताओ, सब्जेक्ट की कंपोजिशन बताओ, मैथ्स में कितने परसेंट और साइंस में। तो आप कैसे करोगे फाइंड, सो मैथ्स में 40 आए तो 40/50 मल्टीप्लाई 100, मतलब परसेंटेज निकालना होता है। तो याद रखो, कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। सो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन एक सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, दे दिया है इन्होंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, पर ये है सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। खाली क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान रखो। देखो एक कंपाउंड है, उसका वजन 0.24 ग्राम है, उसमें बोरॉन 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन 0.144 ग्राम है। तो कह रहा है परसेंटेज बताओ भाई, परसेंटेज बताओ। ठीक है, बोरॉन का परसेंटेज कितना होगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बोल रहा है। ठीक है, सो हम ये फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। सो अब आंसर हम करते हैं। सो आंसर लिखते हैं। सो अब यहाँ देखो, बोरॉन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड किससे बना है, बोरॉन से और ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, सो बोरॉन और ऑक्सीजन कंपाउंड कितना है, 0.24 ग्राम। ठीक है, और बोरॉन कितना है, 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब हमें परसेंटेज निकालनी है, पहले बोरॉन की फिर कार्बन की। सो परसेंटेज, ठीक है, सो सबसे पहले निकालेंगे हम बोरॉन की। सो बोरॉन के कैसे निकालेंगे, सो बोरॉन के लिए, बोरॉन का कितना परसेंट, बोरॉन कितना ग्राम है, 0.096। सो 0.096 अपॉन टोटल कितना है 0.24, सो 0.24 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, परसेंटेज तो ऐसे ही निकाली जाती है ना। देखो बोरॉन मतलब बोरॉन अपॉन टोटल, ये रहा टोटल 0.24 ग्राम है, मतलब कंपाउंड, इन दोनों के मिलन से बना हुआ ये कंपाउंड, इन दोनों के मिलने से बना 0.24 ग्राम। ठीक है, सो अच्छा अब क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे, सो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो 0.096 है। ठीक है, सो पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, सो 96/1 2 3। यहाँ देखो 0.24 है, पॉइंट के बाद 1 2 नंबर हैं, सो 24/100। ठीक है, सो 1 2 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, कट करेंगे, 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है,
एक और ज़ीरो कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या रहेगा 96 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 24। सो 24 की टेबल में 96 कब आता है 24 4 जा, ठीक है। करके देखना हो तो करके देखो, 24 4 जा 96। सो 24 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 96, ठीक है। सो 24 1 जा 24, 24 4 जा, ठीक है। सो 4 10 जा 40%, ठीक है, बोरॉन हुआ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बोरॉन के बाद अभी हम ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो ऑक्सीजन का भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का है 0.144 ग्राम है, ठीक है, 0.144 ग्राम। सो अपॉन 0.24 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, इज इक्वल टू 144। सो 1 2 3 जीरोस, ठीक है। सो 144 अपॉन 1000, 24 है 1 2 1 2, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल करो, देखो यहाँ पे 0 कैंसिल 0 कैंसिल, तो 3 0, ठीक है। सो अब क्या होगा, इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 24, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, डिवाइड करें सिंपली। 24 की टेबल में 144 कब आएगा, सो 24 की टेबल में 144, 24 को 4 से करेंगे, ठीक है। 24 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, नहीं हो रहा है। सो 24, अच्छा छोटी छोटी टेबल्स करके देखते हैं। सो 4 की टेबल लगाएंगे, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ऐसे 12। सो क्या आया आपका आंसर, 6 आया। सो 6 मल्टीप्लाई 10, सो 6 मल्टीप्लाई 10 क्या आया आपका 60%, ठीक है। सो परसेंटेज निकल गई, ये 40% आया एंड ये 60%। सो दिस वाज योर आंसर फर्स्ट, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। सो व्हाट डज क्वेश्चन 2 से, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन 2 इज सेइंग when 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 800 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। जब 3.0 कार्बन बर्न होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन में, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जब आप कार्बन को बर्न करते हो 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? What law of chemical combination will govern your answer? So क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन सिंपली क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 3 ग्राम कार्बन बर्न कर रहे हो 8 ग्राम ऑक्सीजन में, और आपको मिल क्या रहा है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोल रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न होगा 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न होगा 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। सो कौन सा लॉ आपके आंसर को गवर्न करेगा। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ समझने जैसा है और कुछ भी नहीं है। कह रहा है 3 ग्राम अगर कार्बन से आप 8 ग्राम ऑक्सीजन मिला रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है अगर आप 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन से मिलाओगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सो यही आपका क्वेश्चन है। सो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं।
क्या बोला है क्वेश्चन में? 3 ग्राम ऑफ कार्बन, आंसर 2 कर रहे हैं। 3 ग्राम ऑफ कार्बन, सो कार्बन कितना है? 3 ग्राम। बर्न्ट इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, बर्न्ट मतलब प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना ग्राम है? 8 ग्राम। कितना देता है? इट गिव्स 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 11 ग्राम। ठीक है, सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, अब क्या बोल रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन आप बर्न करोगे 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। कि कह रहा है जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 3 ग्राम आपको 3 ग्राम कार्बन में कितना ऑक्सीजन लगे, 50 ग्राम है, सॉरी ये 5 नहीं 50 ग्राम है। ठीक है, सो 3 ग्राम कार्बन में 50 ग्राम ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो अब एक बात सही है क्या कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन लगना है 11 ग्राम बनाने में है। तो 3 ग्राम कार्बन अगर 3 ग्राम है तो सामने कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ही बनेगा। तो आप कहोगे ये 50 क्यों है? तो ये 3 ग्राम खाली इसमें से 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ करेगा और बाकी जो 42 ग्राम है वो वहीं रह जाएगी। ठीक है, वो यूज़ नहीं होगी। ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि भाई मतलब जिस चीज़ में जितनी मात्रा चाहिए उतनी चाहिए। 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो अगर 3 ग्राम कार्बन है तो 11 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज़ करेगा तो जाके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि भाई यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, वैसा नहीं। अगर 3 ग्राम कार्बन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो 3 ग्राम कार्बन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, चाहे ऑक्सीजन कुछ भी हो। तो आप कहोगे इतनी सारी ऑक्सीजन जाएगी कहाँ? तो वो सिर्फ इतनी ही यूज़ करेगा, बाकी वेस्ट चली जाएगी या रह जाएगी। ठीक है, सो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, सो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है फिर, मतलब ये कहाँ जाएगी तो वो आप एक्सप्लेन करते हुए लिखो कि 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, सो व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burnt in 50 gram of oxygen, consuming या using 8 gram of oxygen, leaving behind 50 minus 8 is equal to 40 gram of oxygen। मतलब हमारा आंसर क्या है कि कितनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सो 11 ग्राम बनेगी। तो हमने क्लियर लिख दिया भाई इतनी रह जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल, आपने कौन से लॉ यूज़ किया केमिकल कॉम्बिनेशन का? सो हमने केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यूज़ किया। सो द आंसर गवर्न्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। भाई सब चीज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब एक ही प्रोपोर्शन में होती है। अगर भाई 3 ग्राम है 11 ग्राम दे रहा है तो 3 ग्राम 11 ग्राम ही देगा। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कांस्टेंट रहता है प्रोपोर्शन। ठीक है, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सो ये हुआ आपका आंसर 2। अब हम देखते हैं आंसर 3। सो आंसर 3 एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना, एक डेफिनेशन है। सो आंसर 3, क्वेश्चन 3 पूछ रहा है व्हाट आर पॉली एटमिक आयंस, गिव एग्जाम्पल्स। पॉली एटमिक आयंस क्या होते हैं उनका एग्जाम्पल लिखो। सो आंसर द आयंस विच कंटेन मोर देन 1 एटम्स, वो आयंस जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, जैसे O2
जैसे O3, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, सेम काइंड और मे बी डिफरेंट काइंड, ज़रूरी नहीं है एक ही हो, एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, एंड बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, पर वो एक ही तरह काम करते हैं, आर कॉल्ड पॉली एटमिक आयंस। सो एग्जाम्पल है OH माइनस, आयंस की साइन भी ऊपर लगाएंगे, OH माइनस कॉमा SO4 2 माइनस कॉमा CO3 2 माइनस। सो पॉली एटमिक आयंस का तो आपने एक पूरा टेबल पढ़ा हुआ है, मैंने आगे आपको इम्पोर्टेंट भी बोला था। सो दिस इज योर क्वेश्चन 3, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन 4 है राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग, कि इनके केमिकल फॉर्मूले लिखो, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर A, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? केमिकल फॉर्मूला के लिए मैंने मेथड सिखाई थी। सो मैग्नीशियम क्लोराइड किसका बनता है? मैग्नीशियम का और क्लोराइड का। सो Mg और Cl का बनता है। सो कैसे करेंगे? सो Mg और Cl, क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्लोरीन का बनता है Mg हमने वो जो टेबल देखी थी, Mg के ऊपर पावर क्या था? 2+, Mg 2+ था, सो Mg का 2, और Cl के ऊपर पावर क्या थी? -1। आपको वो टेबल अगर याद ना हो तो मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। पेज नंबर 37 की ये टेबल है, तो यहाँ देखो फिर से Mg का 2+, ये रहा, और Cl का है, क्लोरीन का है, ये रहा क्लोराइड Cl-, ठीक है। सो यही पेज नंबर 37 पे है, ठीक है। इसी टेबल के हिसाब से हम आयंस लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो Mg का 2+ है और Cl का ओनली माइनस है, मतलब 1 हुआ, ओनली माइनस लिखा है, मतलब -1। सो क्या करेंगे? ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ। सो क्या बनेगा? Mg1Cl2। सो क्या बना? MgCl2, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे B नंबर, ठीक है। सो ये हुआ A, अब B नंबर करेंगे। सो B क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो केमिकल फॉर्मूला क्या आया इसका? MgCl2। अच्छा, अब कैल्शियम ऑक्साइड का करेंगे। सो कैल्शियम ऑक्साइड में फिर से वो पेज 37 पे खोल के देखो, पेज 37 खोल ही लो इसके लिए, ठीक है। सो Ca है, सो Ca का पावर क्या है? 2+, सो 2 मतलब पावर इन द सेंस आयन। ऑक्साइड का है O2-, ठीक है। सो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। सो Ca2O2, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था कि अगर सेम हो तो एक दूसरे को काट देते हैं। सो ये 2 एक दूसरे को काट देंगे। सो क्या बनेगा? केमिकल फॉर्मूला CaO। सो CaO हमारा केमिकल फॉर्मूला बना। अब हम करेंगे C नंबर। सो C नंबर देखते हैं। C नंबर आपको बनाना है कॉपर नाइट्रेट। सो कॉपर नाइट्रेट। सो कॉपर नाइट्रेट क्या होता है? कॉपर नाइट्रेट होता है Cu, और नाइट्रेट क्या होता है? NO3, ठीक है। सो Cu2+ और NO3-। सो क्या होगा? Cu को इधर ले जाओ और NO3 को इधर, ठीक है। सो Cu1 और NO3 ट्वाइस, ठीक है। सो CuNO3 ट्वाइस, ठीक है। सो ये बना आपका कॉपर नाइट्रेट। मतलब Cu का जो आयन है 2+ है और NO3 का है, NO3 का माइनस है ओनली। सो Cu के नीचे 2, NO3 के नीचे 1, ये इधर और ये इधर। और ये क्योंकि NO3 पॉली एटमिक आयन है, सो इसका जो है हम पावर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं C नंबर। अब हम देखते हैं D। सो D नंबर में D नंबर में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। D नंबर है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड किसका बनता है? एल्यूमिनियम का और क्लोराइड का।
Al का पावर क्या होता है 3+, ठीक है, आप वो 37 पेज पे देख लो, Al 3 होता है, Cl होता है माइनस, ओनली माइनस लिखा हुआ है मतलब -1 हुआ, सो 1। सो क्या करेंगे फिर से, ये इधर और ये इधर, सो Al1 Cl3, ठीक है, सो AlCl3, तो ये क्या हुआ AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ई नंबर देखेंगे, सो ई क्या है आपका, ई है कैल्शियम कार्बोनेट, सो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्या है Ca2+, कैल्शियम क्या है Ca2+, कार्बोनेट क्या है CO3 2-, सो CO3 2-, इसका पावर 2 है। सो क्या करेंगे, ये इधर और ये इधर, ठीक है, सो Ca2 CO3 ट्वाइस, ठीक है, पर पावर सेम है, सो क्या होगा फिर से 2 कैंसिल, ठीक है, सो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा CaCO3, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस वाज योर ई नंबर। सो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में उसने कहा कि भाई केमिकल फॉर्मूला बना के दिखाओ, हमने बना के दिखाई। सो हमने ये सबकी केमिकल फॉर्मूला लिख दी। सो ये आप याद भी कर लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। जब आप 10th में जाएंगे ये सारे फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे, तब आपको याद रख लेने हैं, ये आपको बनाने नहीं बैठना है, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में आप बनाना सीख रहे हो कि कैसे बनाने का है, पर 10th में आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। बच्चों क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 बोल रहा है राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, या गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको क्या करना है, नीचे कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको नीचे यहाँ कंपाउंड्स के नाम दिए जाएंगे और आपको उन बताना है कि वो किस किस के बने हैं, किन एलिमेंट्स के बने हैं, उनके नाम लिखो, ठीक है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, कौन से एलिमेंट्स का बना है, तो आप बोलोगे कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो वैसे ही यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं, टोटल इन्होंने 4 नाम दिए हैं और आपको बताना है ये कौन से एलिमेंट्स में से बने हैं। सो सबसे पहला इन्होंने नाम दिया है आपको क्विक लाइन, सो ए है क्विक लाइन। अब ये नाम आपको एकदम ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि क्विक लाइन क्या है। सो ये देखो हम जो काफ़ी जैसे काफ़ी चीज़ें जो हैं हम लोग हमारी लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो केमिकल्स ही होते हैं, तो हम वो केमिकल्स यूज़ करते हैं तो हम उनके लिए जो है कॉमन नेम यूज़ करते हैं। कॉमन नेम मतलब रेगुलर नाम, पर उनका लेबोरेटरी नेम, उनका केमिस्ट्री नेम अलग होता है। जैसे ये क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम का मतलब चूना है, ठीक है, तो हम इसको रेगुलर लैंग्वेज में क्विक लाइम बोलते हैं, पर केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल नेम, ये इसका कॉमन नेम है। क्विक लाइम क्या है, एक कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम क्या है क्विक लाइम का, सो क्विक लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि आपको इसका केमिकल नेम नहीं पता होगा तो आप उसका एलिमेंट्स कैसे बता पाओगे। सो क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए कि क्विक लाइम ही कैल्शियम ऑक्साइड है। अब आपको क्या लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके एलिमेंट्स के नाम लिखो। सो नेम्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 5 का ए, ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे बी वाला। सो बी नंबर, बी का नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इन्होंने इसका केमिकल नेम ही दे दिया है। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। सो एलिमेंट्स क्या होंगे, सो नेम ऑफ एलिमेंट्स आर, सो एलिमेंट्स क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। सो हाइड्रोजन
मतलब किसका बना हुआ है ये, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का। ठीक है, फिर थर्ड नंबर है आपका, सॉरी सी नंबर है आपका बेकिंग पाउडर। अब यहाँ देखो बेकिंग पाउडर भी इन्होंने कॉमन नाम दिया है। ठीक है, बेकिंग पाउडर तो आपकी मदर यूज़ भी करती होगी किचन में। सो बेकिंग पाउडर भाई इडलीज वगैरह सॉफ्ट बनाने के लिए, ढोकलास को स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज़ होता है। सो बेकिंग पाउडर है। ठीक है, सो बेकिंग पाउडर में बताओ कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो ये तो इसका किचन नेम है, मतलब कॉमन नेम है। सो पहले इसका आपको केमिस्ट्री वाला नाम पता होना चाहिए, तो आप इसको अपनी नॉलेज के लिए भी याद रखो, नेक्स्ट ईयर इसमें पूरा चैप्टर है उसके लिए भी याद रखो। तो याद रखो बेकिंग पाउडर का केमिस्ट्री केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, इतना लंबा नाम है, क्या है नाम इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सो इसके एलिमेंट्स हैं, किन किन का बना होगा, तो सोडियम का, फिर हाइड्रोजन का, फिर तो देखो कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो कार्बोनेट किसका बना होता है, कार्बन और एट मतलब ऑक्सीजन। कार्बोनेट किसका बना होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये हुआ आपका सी नंबर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं डी नंबर। सो डी नंबर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन्होंने डी नंबर दिया है पोटेशियम सल्फेट। ये भी उन्होंने सिंपल सीधा केमिस्ट्री का नाम ही दे दिया है, पोटेशियम केमिकल नेम दे दिया है, ये कॉमन नेम नहीं है। सो यहाँ पे तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। सो किन किन एलिमेंट्स का बना हुआ है, सो एलिमेंट्स इज इक्वल टू पोटेशियम सल्फेट है, तो सल्फेट मतलब सल्फ मतलब सल्फर और एट मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, सो सल्फेट किसका बना होता है, सल्फर ऑक्सीजन। कार्बोनेट किसका बना होता है, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, सो किन किन एलिमेंट्स का बना है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन, मतलब किन किन का बना हुआ है, तो इन सब का बना हुआ है। सो दिस इज योर डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 6 भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मोलार मास निकालना है इथाइन का इन्होंने फॉर्मूला दे दिया C2H2, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला S8, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला P4। और देखो इतने ज़्यादा दयालु हो रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने हमें एटॉमिक मास भी दे दिया। इनको पता है एटॉमिक मास यूज़ होगा फॉस्फोरस का, तो इन्होंने दे दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है उसका फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। ठीक है, सो यहाँ तो इनका बड़प्पन है बुक्स वालों का कि इन्होंने आपको फॉर्मूला समेत दिया है। ये ऐसे भी कर सकते तो सिंपल आपको नाम दे देते, इथाइन दे देते, तो आप C2H2 आपको लिखना पड़ता, सल्फर मॉलिक्यूल लिखते एसिड, तो इसमें तो आपका मतलब थोड़ा सा दिमाग कम चलता। ठीक है, सो आप अपने आप को ऐसे भी तैयार करो कि वो आपसे सिर्फ नाम बोलें और आपको मोलार मास आए। मतलब इथाइन बोलें तो आपको पता होना चाहिए C2H2, सल्फर मॉलिक्यूल बोले तो S8, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बोले तो P4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, सो हमको इन सब का निकालना है मोलार मास। तो मोलार मास के लिए आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए। तो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉस्फोरस, उसका तो उन्होंने 31 दे दिया है, पर बाकी इन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन इन सब का नहीं दिया है। तो इन सब का कहाँ से देखेंगे, तो मैंने NCERT में ही आपको दिखाया था। ठीक है, सो वो था आपका पेज नंबर 35 पे था। ठीक है, सो पेज नंबर 35 पे ही मैंने आपको दिखाया था। ये आपका पेज 35, ये रहा एटॉमिक मास। ठीक है, सो ये मैंने आपको तभी भी बोला था बाय हार्ट कर लो, अभी ये मोलार मास में आपको ये सब काम आएगा। ठीक है, सो हम निकालते हैं मोलार मास। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 बोल रहा है कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग
सब्सटेंसेस, ठीक है, कि मोलार मास निकालो, ठीक है। सो पहले हम किसका निकालेंगे मोलार मास, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है इथाइन। सो ए इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला भी दिया है इन्होंने C2H2, ठीक है। सो मोलार मास कैसे निकालेंगे, तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है, 12 ग्राम 1 ग्राम। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा U होता है नहीं, U, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, मोलार मास। तो मोलार मास इज इक्वल टू, मोलार मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई C, सो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, 2 12 जा 24, 2 1 जा 2, सो 24 प्लस 2 कितना होगा, 24 प्लस 2 होगा आपका 26 ग्राम, ठीक है। सो ये हुआ आपका मोलार मास। मोलार मास हमेशा ग्राम में होता है, ठीक है। अब हम करेंगे बी नंबर, ठीक है। सो बी नंबर करेंगे। सो बी नंबर है आपका सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल। इन्होंने क्वेश्चन में सल्फर मॉलिक्यूल को S8 दिया है, ठीक है, S8। सो सल्फर मॉलिक्यूल S8 का हमको, सो एटॉमिक मास क्या होता है, वो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर आपका होता है 32। सो एटॉमिक मास, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बोला था, याद कर लेना। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 यूनिट, ठीक है। सो अभी हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे मोलार मास। सो मोलार मास फाइंड करें, फॉर्मूला मतलब क्या, मोलार मास फाइंड करेंगे। सो मोलार मास 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर है, तो 8 को 32 से मल्टीप्लाई करो। सो 8 मल्टीप्लाई 32, सो 8 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 2 जा 16, 1 ऊपर, 8 3 जा 24, 25, ठीक है। सो 256 ग्राम, ठीक है। सो ये हुआ हमारा मोलार मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी मोलार मास ऑफ फॉस्फरस मॉलिक्यूल देखेंगे। सो फॉस्फरस मॉलिक्यूल देखते हैं। सो सी फॉस्फरस मॉलिक्यूल, P4, ठीक है। सो यहाँ तो इन्होंने आपको एटॉमिक मास दे ही दिया है क्वेश्चन में, इन्होंने एटॉमिक मास 31 दे दिया है, ठीक है। सो एटॉमिक मास 31 इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है, सो 31। अच्छा तो क्या करेंगे हम, बस अब तो यूज ही करना है। सो मोलार मास इज इक्वल टू 4 है, सो 4 मल्टीप्लाई 31, सो 34 1 जा 4, 4 3 जा 12, सो 124 ग्राम, ठीक है। सो ये हुआ सी का। अब एक डी और ई रहा। सो डी दिया है इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन्होंने फॉर्मूला भी दिया है HCl, ठीक है। आप तैयार रहो, सिर्फ नाम दें तो भी आप लिख पाओ, वैसा करना है, ठीक है। फॉर्मूला ना दें तो भी आपको आना चाहिए। सो इसमें पहले एटॉमिक मास ऑफ आंसर, सो आपको एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिए। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे इसका मोलार मास, ठीक है। सो मोलार मास कैसे निकालेंगे, निकालो मोलार मास। सो मोलार मास ऑफ HCl इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये देखो 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस Cl भी 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई 35.5, ठीक है। सो 1 1 जा 1 प्लस 1 35.5 जा 35.5, सो 35.5 और 1 कितने होंगे। सो यहाँ देखो ऐसे प्लस करना है, 35.5
+1, ठीक है। यहाँ +1 होना चाहिए, पीछे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ओनली 1 है, मतलब 1.0 हुआ, ये 1 है मतलब 1.0 हुआ, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? 36.5, ठीक है। ये चीज़ें मिस्टेक्स होती हैं इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। आपको लगता होगा मैम प्लस भी सिखा रही हैं, पर ये सारी भले सिली मिस्टेक्स हैं पर बच्चे करते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर है 36.5 ग्राम, क्योंकि मोलार मास है, सो 36.5 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं ई, जो कि है लास्ट नंबर। सो ई में नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। सो नाइट्रिक एसिड का इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है HNO3। सो HNO3 इन्होंने फॉर्मूला दिया है, ठीक है। सो फिर से इसका एटॉमिक मास सबका लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, सबका एटॉमिक मास। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? ऑक्सीजन का 16, ठीक है। सो अब सॉल्व करेंगे। सो मोलार मास ऑफ HNO3, सो क्या होगा? H क्या है आपका? 1 है, ठीक है। सो H का 1 मॉलिक्यूल, सो 1 1 जा, प्लस N के कितने मॉलिक्यूल है? ओनली 1, सो 1 14 जा, प्लस O के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, सो 3 16 जा, ठीक है। सो 1 1 जा 1, प्लस 1 14 जा 14, प्लस 16 3 जा 48, ठीक है। सो 48 प्लस 1 प्लस 14, ठीक है। सो करेंगे तीनों को प्लस। सो ये तो बहुत सिंपल प्लस है, तो भी देख लो, 48 14 और 1, ठीक है। सो 8 9 10 11 12 13 63 हुआ, सो 63 ग्राम, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या बोलता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 7 है आपका, व्हाट इज द मास ऑफ ए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, की 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास क्या होगा? बी 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, और इसने आपको एटॉमिक मास भी दे दिया है एल्यूमिनियम का, जो कि है 27, सी 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। इसने आपको सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला भी दिया है। सो बेसिकली आपको सबके मास मतलब स्मॉल m फाइंड करना है, और इसने आपको सब में n दिया हुआ है, स्मॉल n दिया हुआ है, इसमें n = 1, n = 4, n = 10, और इसने आपको एटॉमिक मास भी दे दिए हैं टफ वालों के। सो आपको फॉर्मूला तो मैंने सिखाई थी बिल्कुल लास्ट में, नहीं, हम चैप्टर के एंड में आए थे। सो ये वाली फॉर्मूला थी जो कि हमने बहुत यूज़ भी की थी, ठीक है। सो देखें, ये वाली फॉर्मूला थी n = m/m, ठीक है। सो इस फॉर्मूला की मदद से वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। सो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 7 में? व्हाट इज द मास ऑफ, ठीक है। सो 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहा है, हम 1 बाय 1 आंसर भी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला पूछ रहा है ए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। सो मास निकालना है आपको नाइट्रोजन एटम्स का। सो कैसे निकालेंगे? सो फॉर्मूला है आपके पास। सो आंसर, सो मतलब आपको क्या दिया हुआ है? इसने n दिया हुआ है 1, ठीक है, और आपको एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन पता होगा, सो या मोलार मास, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन या मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, जो भी बोल लो। सो क्या होगा? 14 ग्राम, ठीक है। सो 14 ग्राम होगा आपका मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो बस फॉर्मूला लगा दो। आपकी फॉर्मूला क्या है? ये मोलार मास मतलब कैपिटल M, और आपको क्या फाइंड करना है? मास, तो मतलब आपको स्मॉल m फाइंड करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है हमारी? फॉर्मूला लगा दो, n = मास अपॉन मोलार मास। तो n क्या है हमारा? ओनली 1, मोलार मास, सॉरी, आपका
गिवन मास आपको फाइंड करना है और मोलार मास क्या है 14, ठीक है। सो m को अकेला बनाएंगे, 14 को सामने मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, सो 1 × 14 इज इक्वल टू m, ठीक है। सो m क्या आएगा आपका 1 14 जा 14, तो m इज इक्वल टू 14 ग्राम। सो m आया 14 ग्राम, ठीक है। सो मतलब ये सेम ही आया, जो मोलार मास था वही, पर फॉर्मूला हमने लगाई, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पूछ रहा है बी नंबर, बी वाला भी देख लेते हैं। सो बी क्या पूछ रहा है ये आपसे, बी पूछ रहा है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। फोर मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स पूछ रहा है। सो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम भी इसने दे दिया है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, ठीक है। सो ये फाइंड करना है आपको, कैसे फाइंड करेंगे आंसर। सो 4 मोल्स है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 4, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 27, या मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 है। सो मोलार मास या m क्या है आपका 27, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है मास, ठीक है। सो n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। सो n क्या है आपका, n है 4, m आपको फाइंड करना है, मोलार मास है 27, ठीक है। सो बस 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज़ें तो आप कर करके आपको एकदम आ ही गई होंगी। सो मास, सो 27 4 जा करते हैं, सो 27 4 जा 4 7 जा 28, 4 जा 9 10। सो m इज इक्वल टू 108 ग्राम, ठीक है। अब हम सी नंबर देखते हैं। सो यहाँ देखो सी है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ठीक है। सो सी में आंसर, सो देखो आपको एटॉमिक मास ऑफ सोडियम पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक मास ऑफ सल्फर पता होना चाहिए, ऑक्सीजन पता होना चाहिए। सो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है आपका 20